हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका अंडर 24/7 और एसएससी अड्डा पे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और यार कल जो एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्जाम हुआ, कल के शिफ्ट में, तीनों के शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री के ज्यादा रहे, करंट अफेयर के रहे और स्टैटिक जीके के रहे। पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए। ये आज हम लोग देखेंगे। आज भी आपके 4 तारीख को हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई आज कैसा माहौल रहता है, क्या आज पॉलिटी और जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो संजीव जी, अमरेंद्र बाहुबली मेरे दोस्त, एग्जाम दीपक सुपाय, एग्जामपुर जो इन्होंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, उत्तम पांडे, प्रिया चौहान, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जरा इसको समझो, थोड़ा आनंद लो इसका भी। कि सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। पहले तो गोल सेट कर लो। जो इनविजिबल है ना, जो दिख रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे एसएससी निकालना है, वो एक बार आपको विजिबल तो होने लगे। आपका लक्ष्य आपको विजिबल होना चाहिए, मतलब आपका लक्ष्य आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के सभी प्रमुख युद्ध। और याद रखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। भारत के सभी प्रमुख युद्ध में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट में रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि उस एक टन पे 2 से 3 मिनट रुकना होगा, फिर सारे वर्क हो जाएंगे। तो हाइडेस पीज का युद्ध बताओ दोस्त। हाइडेस पीज भाई, इसका जो सही आंसर है, ईमानदारी से कहा जाए तो क्या है? आंसर करना शुरू करो दोस्तों। सुपाय, रोहित, धरा, श्रीकर, जय, विनीत, श्री राम, जरा आंसर करना शुरू करो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जरा बताना। तो भाई इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। आपको अब थोड़ा, मैंने कहा था हर क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा समय दिया जाएगा दोस्त। हाइडेस पीस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है याद रखना। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध। क्लियर है? या फिर दोस्त इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, या फिर इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्लियर है? झेलम का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस पीज या वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये लड़ा किसने था? ये लड़ा था आपके ग्रीस राजा सिकंदर और किसने? सिकंदर और आपके पोरस के बीच में ये लड़ाई हुआ था, सिकंदर और पोरस। क्लियर है? कौन जीता कौन हारा ये बात क्लियर नहीं की जा सकती है। इसी लड़ाई 326 के बाद ये बीसी चल रहा है। सिकंदर 323 बीसी में सिकंदर की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। सिकंदर की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। उसके अलावा दोस्त यहां पे आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है जो किया है एसएससी में, कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्त याद रखना सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस। क्लियर है? जैसे भारतीय इतिहास में चेतक का नाम प्रसिद्ध है, उसी तरीके से सिकंदर के घोड़े बुकाफेलस का नाम फेमस है। सिकंदर से एक क्वेश्चन और आया है कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम बताओ। तो दोस्त याद रखना जो सिकंदर का जल सेनापति हुआ करता था, सिकंदर का जो जल सेनापति हुआ करता था उसका नाम था निर्याकस। उसका नाम क्या था? निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी में बेबीलोन जाते समय इसकी मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी में बेबीलोन के रास्ते में। क्लियर है? बेबीलोन के रास्ते में, बेबीलोन अपने घर वापसी के समय इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीजें आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाइडेस पीच का युद्ध या वितस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं 326 ईस्वी में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। बेबीलोन जाते समय 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। और याद रखेंगे इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था, इसके घोड़े का नाम बुकाफेलस था। मैंने पहले ही कहा है दोस्त, हर क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट आपको रुकना है। घबरा करके ये नहीं कहना है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्त जब एक बार रुकोगे तो एक क्वेश्चन में 5 से 6 इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। और पहले ही बता दे रहा हूं क्वेश्चनों की संख्या मात्र 12 से 15 है, लेकिन हर क्वेश्चन में 5 इंफॉर्मेशन देके उस 12 को मैं कम से कम 60 कर दूंगा। क्लियर है? पूरा दोहरा दूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यार एक इतना तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि आपका अगला क्या है। एक तो ये कभी कभी बोर्ड मुझे दिक्कत कर देता है, जैसे अभी मुझे ये दिक्कत कर रहा है, तो मुझे अपने टेक्निकल टीम की हेल्प ले लेनी चाहिए। टेक्निकल टीम की हेल्प ले लेनी चाहिए और मैंने उन्हें इशारा कर दिया है, मे भी वो आ जाए। कभी कभी सर ये मुझसे क्लिक नहीं होता यार, थोड़ा देख लो। तो यहां पे ये हो गया, बिल्कुल आप क्लिक कर सकते हैं।
ये हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन ला दिया जाए। पहला क्वेश्चन हो गया और ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो जब सेकंड क्वेश्चन हो गया तो बिल्कुल अब इसमें आप आंसर करो। क्लियर है? सर सेनापति का इंग्लिश क्या है? सेनापति मतलब यार चांसलर कह लो या फिर उसका मिनिस्टर कह लो, कुछ ऐसा कह लो। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध, क्लियर है? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था जरा ये बताना आप तुम लोग। तो भैया जरा समझना, कलिंग का युद्ध, ज्यादा समय नहीं, आसान है, आप आंसर तो आसानी से कर दोगे। तो भैया कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में। अब जरा समझना कलिंग से क्या क्या पूछता है। भाई आपको पता है कलिंग का युद्ध लड़ा कौन था? अशोक। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है जो अब तक पूछ चुका है या उन्हीं में से घुमा घुमा पूछता है। पहला पूछता है अशोक अपने राजा बनने के किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो दोस्त 8वें वर्ष, क्योंकि अशोक राजा बना था 268 बीसी में। क्लियर है? 8वें वर्ष में अशोक क्या लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कभी कभी पूछता है कि जिस समय कलिंग का युद्ध हुआ अशोक ये किसके विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्त याद रखना खारवेल नरेश के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? खारवेल नरेश। खारवेल नाम का राजा था, उसके खिलाफ, खारवेल नरेश के खिलाफ लड़ा था। क्लियर है? 8वें वर्ष में लड़ा था, खारवेल नरेश के खिलाफ लड़ा था। उसके अलावा दोस्त अशोक से तो मेनी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कल का जो एसएससी सीजीएल का 3 मार्च का प्री हुआ है 2020 में दोस्त, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मगध डायनेस्टी से आए हैं। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मगध डायनेस्टी से आए हैं। तो ये कलिंग युद्ध से ये 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? कलिंग युद्ध से। इसी के बाद अशोक ने क्या किया था? इसी के बाद अशोक ने एक्सेप्ट कर लिया था बौद्ध धर्म को। किसकी मदद से एक्सेप्ट किया था? तो उपगुप्त की मदद से एक्सेप्ट किया था। और भारत में शिलालेखों की शुरुआत करने वाला पहला कौन था? तो अशोक था। क्लियर है? अशोक के 3 होते हैं, एक होता है आपका रॉक एडिक्ट, एक होता है पिलर एडिक्ट और एक होता है आपका केव एडिक्ट। मतलब शिलालेख, गुहालेख और आपका स्तंभ लेख। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध। अब जैसे तराइन का पहला आया ना तो इससे रिलेटेड सब दोहरा दिया जाएगा। तो भाई आपको पता होगा जो तराइन या तरावड़ी का पहला युद्ध 1192 में। इस ईयर कौन सा हुआ था? दूसरा। पहला युद्ध, ये दूसरा युद्ध यहां पे हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इन दोनों ही युद्धों को लड़ा किसने किसने था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और आपके किसने? इधर से मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध में तराइन का पहला युद्ध कौन जीता था? तो पृथ्वीराज पहला युद्ध जीता। क्लियर है? पृथ्वीराज पहला युद्ध जीता। जबकि दोस्त दूसरा युद्ध कौन जीता? तो मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध जीता था। क्लियर है? मोहम्मद गोरी जीता था। इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जरा ये बताइएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्त याद रखना 1194, वैसे वो आगे आ जाएगा। क्लियर है? वो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इस लड़ाई के बाद एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछा है कि मध्यकाल का वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत की किस्मत तय कर दी थी कि अब वो गुलाम वंश या मुगलों के, मुसलमानों के गुलाम जाएगा। क्योंकि मुगल कहना सही नहीं है, मुगल तो बाबर के समय आए थे, मुगल बाबर को कहा गया। तो वो युद्ध कहा जाता है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। अगर यही क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में पूछ दे कि वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत की किस्मत तय कर दी थी कि अब वो गुलाम रहेगा, तो प्लासी और चौसा का युद्ध तय किया था। मिडविल हिस्ट्री में पूछे दोस्तों तो तराइन का युद्ध आपको आंसर करना है जिसने भारत की किस्मत तय की थी। और अगर दोस्त पूछे कि भैया कौन सा युद्ध है जिसने मॉडर्न इंडिया में किस्मत तय की थी, तो प्लासी और चौसा का युद्ध। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यही क्वेश्चन है, आसान है। 1194 ईस्वी में हुई थी दोस्त। और किसके किसके बीच में हुई थी? ये जो चंदावर था, चंदावर एक जगह था जो ये युद्ध लड़ा गया था दोस्त, जयचंद। ये युद्ध लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। ये युद्ध लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। आसान है इसलिए इस पे रुकेंगे नहीं, तुरंत आगे बढ़ेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आसान है, पानीपत की कब पहली लड़ाई हुई थी? भाई पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में हुई थी, लेकिन दूसरी कब हुई थी? 1556 में। ये हुई थी दूसरी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और अकबर की तरफ से हेमू और अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। यहां आपसे पूछ सकता है कि हेमू आखिरी हिंदू राजा जो मिडविल हिस्ट्री का माना जाता है,
इसकी उपाधि थी दोस्त विक्रमादित्य। इसको और किस नाम से जाना गया? विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। इतिहास में विक्रमादित्य कोई राजा नहीं है, पहले यह बात समझना। विक्रमादित्य इतिहास में एक उपाधि है, एक टाइटल है। क्या है? उपाधि या फिर टाइटल है। इतिहास में दोस्तों 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। और याद रखना, पहला राजा कौन था जो विक्रमादित्य की उपाधि? ये हेमू 14वां था। हेमू 14वां राजा था। आखिरी विक्रमादित्य हेमू था। और पहला राजा था, जो पहला था दोस्त, जो फर्स्ट था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि द्वितीय गुप्त वंश का हुआ करता था, जिसका फाउंडर श्री गुप्त हुआ करता था। कल के सीजीएल के प्री में पूछा था गुप्त वंश का फाउंडर कौन था? श्री गुप्त था। और अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि गुप्त वंश का रियल फाउंडर कौन था, तो उसका आंसर हो जाता आपके चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता अगर गुप्त वंश का रियल फाउंडर पूछता तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम पहला विक्रमादित्य कहते हैं। पहला व्यक्ति जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इतिहास में 14 लोगों ने धारण की है, 14वां हेमू हुआ करता था। तो 1556 में अकबर यह युद्ध जीता था। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे दोस्त, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था आपका यह युद्ध। और दोस्त याद रखना, इसी युद्ध में बाजीराव के लड़के नाना साहब बाजीराव द्वितीय को बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि वो, जैसा कि आप बाजीराव मूवी में देखे कि बाजीराव लगातार 39 युद्ध जीते थे। इतिहास में कहा जाता है मराठों में कि बाजीराव से ज्यादा योग्य उनका लड़का नाना साहब था। उसने भी लगातार 21 युद्ध जीते थे। 22वां युद्ध वो अपने जीवन का हारा था 1761 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध। और इस हार के बाद उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मेरी युद्ध में हार हो गई। तब क्या हुआ दोस्तों? तब उसको 2 दिन बाद इस हार को न पचा पाने के कारण उसे हार्ट अटैक की वजह से, आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, बाजीराव का लड़का बाबा नाना साहेब, जिसे बाजीराव द्वितीय भी समटाइम हम लोग कहने लगते हैं, उसकी डेथ हुई थी। क्लियर है? तो तीनों युद्ध हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, इस युद्ध के बारे में तो आपको मैंने बताया नहीं, प्रथम युद्ध से क्या क्या पूछ सकता है दोस्त। याद रखना, प्रथम युद्ध से क्या क्या पूछ सकता है, जरा वो भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए दोस्त। प्रथम युद्ध से, ये तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। बाबर ने इसी में तुगल नुमा पद्धति लाया था भारत में। और उसके अलावा बाबर ने इसी में उस्मानी विधि लाया। उस्मानी विधि क्या है दोस्त? उस्मानी विधि युद्ध के दौरान तोपों और सैनिकों को सजा करके खड़ा करके लड़ने के तरीके को उस्मानी विधि कहते हैं। सजा करके खड़ा होकर लड़ने के तरीके को उस्मानी विधि कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि ली, भारत में बादशाह की उपाधि ली। अब यहां एक बार इस क्वेश्चन को टफ किया था, पूछा था कि बाबर ने बादशाह की उपाधि किस उपाधि को छोड़ करके ली। याद रखना, बाबर 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में बाबर जब काबुल का शासक हुआ करता था, उस समय बाबर की उपाधि हुआ करती थी पादशाह। उस समय बाबर को कहा जाता था पादशाह। कहां? 1504 में काबुल में। लेकिन जब बाबर भारत आया तो उसने इस पादशाह की उपाधि की जगह बादशाह की उपाधि ले ली थी। किसकी उपाधि ले ली थी? बादशाह की उपाधि ले ली थी। एवरीथिंग इज क्लियर? नहीं श्रीकर जय, आई कैन नॉट टेल इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली, आई वांट टू एक्सप्लेन इन टोटली हिंदी बिकॉज 90% व्यूअर्स बिलोंगिंग विथ हिंदी कम्युनिटी, सो आई गोइंग विथ दैट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज कोऑपरेट विथ मी बिकॉज द ऑप्शन इन इंग्लिश एंड मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्लियर है? चलिए अगला। चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, जरा बताना दोस्त। चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये आपका आंसर है भाई। अब इसमें भी कई युद्ध हैं, पहले तो जान लो जो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्त 1539 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं, जरा ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन पे 2 मिनट आपको देना पड़ेगा। हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेर खां के बीच में यह युद्ध जीता कौन था? तो शेर खां। जब उसने यह युद्ध जीत लिया तब अपना नाम रखा शेर शाह सूरी। क्लियर है? तब उसने अपना नाम क्या रखा था? शेर शाह सूरी रखा था। ठीक
ठीक है। तो उसने हुमायूं ने शेर खां की जगह अपना नाम क्या रख लिया, शेर शाह सूरी। और दोस्त ये जो चौसा का मैदान है ना, ये चौसा का मैदान पड़ता है दो नदियों के बीच में, एक कर्मनासा नदी और एक नदी थी गंगा। कर्मनासा और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र था चौसा, जो यूपी और बिहार के लगभग बॉर्डर पे पड़ जाता है। और जब इस युद्ध में हुमायूं हारे थे चौसा के युद्ध में दोस्त, तो हुमायूं हारने के बाद गंगा नदी में क्या लगा दिए थे, छलांग लगा दिए थे, गंगा नदी में छलांग लगा दिए थे। और जब इन्होंने गंगा नदी में छलांग लगाया तो इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, वहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था नियाज चौधरी। नियाज नाम के भिस्ती ने, जो चमड़े का कारोबारी था, उसने देखा कि एक व्यक्ति गंगा में छलांग लगाया, तो उसने जाकर के उसको बचाया। अब हुमायूं जब बच गए, गंगा में से बाहर निकले, तो हुमायूं ने इस नियाज चौधरी को वादा किया कि मैं जब भी दोबारा भारत का बादशाह बनूंगा, तुम्हें एक दिन का भारत का बादशाह बनाऊंगा। और इस एक दिन, जब बाबर, आपको याद हो कि हुमायूं 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद फिर भारत का शासक बना, और जब फिर शासक बना तो उसने इसको एक दिन का शासक बनाया। और इस एक दिन के शासक ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे, लेदर क्वाइन चलाए थे, और अपना नाम रखा था निजाम खां, नियाज खां। क्लियर है? तो याद रखिएगा, चमड़े के सिक्के का श्रेय इसी को जाता है, ठीक है। एक दिन का सुल्तान था। उसके बाद दोस्त, अच्छा, एक चौसा का युद्ध हुआ। उसके बाद मैं आपको और बताऊं कि 1539 में हुमायूं चौसा का युद्ध तो हार गया, फिर अपने भाई हिंदाल से मदद मांगा और बोला कि मुझे इस शेर खां उर्फ शेर शाह सूरी से दिल्ली वापस लेना है। तब अगले ही वर्ष 1539 से अगले वर्ष अपने भाई हिंदाल की मदद से इसने युद्ध लड़ा, बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? बिलग्राम का। दोस्त, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये फिर से हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, और इस युद्ध में हुमायूं पूर्णतया परास्त हुए। इस युद्ध में हुमायूं पूर्णतया परास्त हुए। क्लियर है? तो भैया जरा सा ये ध्यान रखना, मैं यहां पे हुमायूं ने 5 युद्ध लड़े हैं अपने जीवन में, प्रमुख रूप से 5 लिख देता हूं ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। पहला तो ये रहा चौसा का युद्ध। दूसरा देखो दोस्तों 1540, जिसे आप कहते हो बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, ये भी हुमायूं लड़ा था। 1532 में दोहरिया का युद्ध, ठीक है, दोहरिया का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। दोहरिया ये गोमती नदी के किनारे जगह पड़ता है, और इसने लड़ा था महमूद लोदी के खिलाफ, और हुमायूं जीता था दोहरिया युद्ध में। उसके अलावा इसने 1555 में 15 मई को लड़ा था आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। ये किसके खिलाफ लड़ा था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था आपके सिकंदर सूरी के मंत्री तातर खां के खिलाफ। सिकंदर सूरी उस समय भारत का आपका क्या कहते हैं, राजा हुआ करता था, शेर शाह सूरी का ही वंशज था। उसके मंत्री तातर खां के खिलाफ फिर दोस्त 1555 में एक और युद्ध लड़ा हुमायूं, 22 जून को लड़ा, जिसे हम कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और इसी युद्ध में सिकंदर सूरी को मार करके हुमायूं दोबारा भारत का शासक बन गया। तो हुमायूं के जीवन की 5 प्रमुख लड़ाई, दोहरिया का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसका अलग अलग डेट लिख दिया और डिस्क्रिप्शन दे दिया है। दोस्त, यदि आपको लेक्चर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि अगले क्वेश्चन में और बताना है। अभी 6 हुए हैं ना, मात्र 12 से 15 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मैं 60 क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन न दे दूं, पूरी हिस्ट्री न दोहरवा लूं, तो आप कहिएगा। सारा हुमायूं के सारे युद्ध हो गए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। भाई आसान है कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, इसी को अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्नौज का युद्ध। चूंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें मैं आपका 2 मिनट लूंगा, क्योंकि इस तालीकोटा के युद्ध से इतने क्वेश्चन बने हैं जिसकी कोई हद नहीं है दोस्त। ठीक है, इतने क्वेश्चन बने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्त याद रखना, भाई मुझे इंफॉर्मेशन देना, इसलिए मैं जल्दी से आंसर करूंगा, लेकिन आप जल्दी से करिएगा। इसका आंसर होगा, कहां गया भाई, 1565। अब जरा 2 मिनट ध्यान दे करके इसका पूरा कॉन्सेप्ट ले लो। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉन्सेप्ट लो। एक्चुअली दोस्त
आपके 1333 ईस्वी के समय दो भाई थे जिन्होंने हरिहर और बुक्का ने मिलकर के किसकी स्थापना कर दी थी? 1336 में किया था। 1336 विजयनगर की किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों की थी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर? विजय इनके गुरु का नाम था, तो इनके पिता का नाम हुआ करता था। अपने पिता के नाम पे इन्होंने अपने और गुरु के नाम पे वंश, अपने पिता के नाम पे वंश शुरू किया और गुरु के नाम पे नगर की स्थापना की। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था चंद्रवंशी संगम। ये दोनों भाई ही तो थे, तो चंद्रवंशी संगम क्या था? इनके पिता का नाम था। तो हरिहर बुक्का ने संगम वंश की शुरुआत कर दी, संगम वंश की शुरुआत की और अपने गुरु, इनके गुरु का नाम हुआ करता था विजय सागर, इनके गुरु का नाम था विजय सागर। तो अपने गुरु के नाम पे, विजय के नाम पे इन्होंने विजयनगर की स्थापना कर दी। क्लियर है? 1336 किसके समय स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक को 1336 में इन दोनों ने धोखा दिया, वही मोहम्मद बिन तुगलक को 1347 में हसन गंगू ने धोखा दिया। हसन गंगू, और इस व्यक्ति ने अपना नाम रखा बहमन शाह उर्फ बहमन शाह। क्या नाम रखा? बहमन शाह अपना नाम रखा। और इस व्यक्ति ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और इसी बहमनी साम्राज्य और आपके इस बहमनी साम्राज्य और इस विजयनगर साम्राज्य के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ। और इस तालीकोटा के युद्ध को यूरोपीय राइटर किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इतना मैं मिटा दे रहा हूं। क्लियर है? इतना मैं मिटा दे रहा हूं। इस विजयनगर के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो आपके जानते हैं, चाहे इसे तालीकोटा का युद्ध कहो, चाहे यूरोपीय राइटर की भाषा में इसे क्रिसन का युद्ध कहो, क्रिसन का युद्ध। ठीक है, यूरोपीय राइटर इसे क्रिसन का युद्ध कहते हैं दोस्त, या फिर इसे राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। इसे राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, तांगड़ी का युद्ध। क्लियर है? तो याद रखना, इस युद्ध को जो 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध या क्रिसन का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और इन तीनों ही युद्ध के जरिए क्या हुआ था? विजयनगर, जो तीनों एक ही नाम है, विजयनगर क्या हुआ था? समाप्त। विजयनगर समाप्त हो गया था क्योंकि उसे बहमनियों ने मिलकर के हरा दिया था। सभी को याद रहेगा? ठीक है, सभी को याद रहना चाहिए। क्लियर है? सभी को याद रहना चाहिए। तो कृष्ण का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और इसी या फिर तालीकोटा के युद्ध के जरिए यह समाप्त हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, किस सन में की, किसके समय की, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की किसने की, किस सन में की, तालीकोटा का युद्ध किससे संबंधित है, सारा याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से टफ आता है, वो टफ वाला क्वेश्चन बता दूं। जैसे मगध के ऊपर 5-7 राज्यों ने शासन किया था, 5-7 वंशों ने, उसी तरह दोस्त विजयनगर के ऊपर 4 वंश ने शासन किया है। एसएससी सीजीएल ने 3 से 4 बार, इवन रेलवे ने यह तक पूछा है कि चारों वंशों का क्रम लिख दो। तो दोस्त याद रखना, सबसे पहले विजयनगर पे राज किया था संगम वंश ने, ठीक है, फिर सालुओ वंश ने, यह क्रम लिख करके रख लेना दोस्त, ये आपको कभी भी काम आ जाएगा। फिर तुलु वंश ने, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आरवीडू वंश ने, आरवीडू वंश। अब आप सोचोगे सर ये याद कैसे रहेगा? तो दोस्त अगर आप इंग्लिश का अल्फाबेट याद करो तो एस के बाद टी आता है, नहीं, PQRST, तो एस से है सालू, टी से है तुलु। तो पहला तो आपको विजयनगर संगम याद ही रहेगा। फिर आप ये याद रखना कि यार आशुतोष सर ने चैनल पे बताया था कि एस के बाद टी आता है, तो पहले एस से सालू, टी से तुलु। ST अगर याद रहा तो आप बाकी ये बीच के 2 मैनेज हो गए, तो इन दोनों को तो आराम से आप मैनेज कर दोगे। सही कहा ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यहां पे मैं अकबर के सारे इंपॉर्टेंट युद्ध बता दूंगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर अकबर के सारे युद्ध बता दूंगा। बस आप चलो, आंसर आसान है,
1576। अब मैं अकबर के सारे युद्ध दोहरवा दूं, क्योंकि मेरा आज का वादा है कि आज के एक क्लास में मैं पूरी हिस्ट्री के पूरे प्रमुख युद्ध कराऊंगा। तो एक अकबर से सब कुछ करवा देते हैं, ठीक है। देखो, अकबर ने अपने जीवन में पहला युद्ध कौन सा लड़ा? 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, पानीपत, क्लियर है, पानीपत। द्वितीय युद्ध लड़ा था, हेमू को हराया। अकबर के जीवन का दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध है 1561 ईस्वी में मालवा का युद्ध, क्लियर है, मालवा युद्ध। ये इसने बाज बहादुर के खिलाफ लड़ा। अकबर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक 1572 ईस्वी में, ये 61-62 सेशन में लड़ा गया था, 1572 गुजरात का युद्ध, गुजरात। इसी युद्ध की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, और इसी युद्ध में, गुजरात युद्ध में ही अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र दर्शन किया। यह भी क्वेश्चन पूछता है, अकबर ने गुजरात युद्ध के दौरान ही सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की। यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। मुजफ्फर खां द्वितीय के खिलाफ लड़ा, समुद्र दर्शन जीवन में पहली बार अकबर ने गुजरात युद्ध के दौरान किया, सबसे पहले पुर्तगालियों से मुलाकात इसने गुजरात युद्ध के दौरान किया, और उसके अलावा इसी युद्ध के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी थी। फिर 1576 हल्दी घाटी यहां हो ही गया, 1576 ये तो क्वेश्चन ही है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ। उसके बाद दोस्त हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद आपका 1599 में अहमदनगर का युद्ध, अहमदनगर का युद्ध, ये अहमदनगर का युद्ध महिला के खिलाफ लड़ा था, चांद बीबी के। एक क्वेश्चन पूछता है, अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध। यह सीजीएल कई बार पूछा है कि अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध कौन सा था। दोस्त, अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है, डायरिया की वजह से, पानी की कमी की वजह से, क्लियर है, डायरिया या फिर पानी की कमी की वजह से अकबर के जीवन में उसकी मृत्यु हुई थी, क्लियर है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, अकबर ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? किसी को भी आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताइए कि अकबर ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था। दोस्त, मैं लिख देता हूं, मीरन बहादुर के खिलाफ, मीरन बहादुर, रट लेना दोस्त, आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और आज ही बता देता हूं, कल ये जो सीजीएल का पूरा 5-6 दिनों का त्योहार चल रहा है, सीजीएल प्री का एग्जाम चल रहा है, मैं कल आपके लिए कुछ और बेहतरीन लेके आऊंगा। या तो पूरा प्रैक्टिस सेट जीएस का लेकर के आ जाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी का मिला हुआ एक कंप्लीट मॉक पेपर कल आपको 9 से 10 करवा दूंगा, क्लियर है। कल जुड़ना है आपको, ये आपको ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि आप आंसर करिए, इंफॉर्मेशन में से लेते रहिए। भैया शेयर नहीं कर रहे हो, ये एक गड़बड़ कर रहे हो। मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, लेकिन दोस्त प्लीज इसको एज मच एज पॉसिबल शेयर कर दीजिए, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल शेयर करिए लेक्चर को और लाइक करिए। दोस्त जो हमारे नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के लेक्चर उनको हमेशा मिलते रहेंगे जब जब आशुतोष सर क्लास लेते रहेंगे। खैर, मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भारत की वह कौन सी लड़ाई थी जिसने भारतीयों की किस्मत तय कर दी थी, दोस्त वो कोई और नहीं, प्लासी का युद्ध था, 1757 था, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड सुनो, एक इससे आपसे पूछ सकता है कि 1756 में क्या हुआ था, तो याद रखना ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि कई लोगों को, अंग्रेजों को नवाब सिराजुद्दौला ने एक रूम में बंद कर दिया था। घुटन की वजह से उन अंग्रेज और अंग्रेज फैमिली की मृत्यु हुई। उस अंग्रेज एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की फैमिली की भी मृत्यु इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी में हुई। उसने 22 जून 1756 को यह घटना घटी। उसने कसम खाया कि मैं इस नवाब सिराजुद्दौला से बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मेरे फैमिली के सदस्य को इसने मारा है, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर को इसने मारा है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी इंग्लिश सेना को, अंग्रेजी सेना को मजबूत करने में जुट गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने ठीक एक साल 1757 में प्लासी के मैदान में, कहां, प्लासी के मैदान में यह युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव, कभी कभी नाम भी पूछ देता है कौन कौन लड़ा, तो एक साइड से लड़ा था दोस्त रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे साइड से लड़ा था नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, क्लियर है, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला लड़े, जिसमें नवाब साहब के साथ धोखा हुआ और नवाब साहब हार गए।
इस लड़ाई के बाद यह लड़ाई कुछ ऐसी थी जैसे एक लेटर लिख दिया गया कि अब भारत अंग्रेजों के गुलाम रहेगा, लेटर लिख दिया गया। लेकिन दोस्त 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं दोस्त बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था यह भी क्वेश्चन पूछता है, जरूर याद रखना। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, हेक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से 3 लोग, वो मुगल बादशाह लड़े थे और आपके मीर जाफर मीर कासिम ये लोग लड़े थे। तो ये सारे लोग, अवध का नवाब जो था वो लड़ा था, तीनों लोग हारे, हेक्टर मुनरो जीता। बक्सर के युद्ध को ऐसे लेना कि जो प्लासी के युद्ध में लेटर लिखा गया था कि भारत अब गुलाम रहेगा, बक्सर के युद्ध ने उस पर स्टैंप लगा दिया, सील लगा दिया, मोहर लगा दिया कि यस हेंस प्रूव्ड, इंडिया अब एक स्लेव कंट्री हो गई, गुलाम कंट्री हो गई। क्लियर है, सभी को ध्यान रहेगा? बहुत बढ़िया। तो चलिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक बात और आपको याद दिला दें, 11 बजे आज पहले शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा। उस 11 बजे के पहले शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस हम लोग करेक्ट 11 बजे शुरू कर देंगे। तो उसमें जुड़ करके देखना कि आज एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस कैसे आए थे, आज एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस कैसे आए थे। ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बक्सर का युद्ध। भाई बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इस पे हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इस पे हम लोगों ने बहुत सी बात कर ली है। क्यों ना कोई एक ऐसी बात कर ली जाए जो क्वेश्चन कम से कम दोहरा तो लिया ही जाए, क्योंकि इसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रहा हूं, पहले ही दे चुका हूं। तो चलो, एक राजा के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, कल के पेपर में कई बार पूछा है, उस वंश को यहां दोहरा देते हैं, 2 मिनट लगेगा, दोहरा देते हैं। कल का जो दोस्त था सीजीएल का, मगध के बारे में बहुत पूछा था, मगध के बारे में बहुत ज्यादा पूछा था। तो मैं आपको ट्रिक के जरिए, मैं ट्रिक इस पे बताता हूं कि मगध राजवंशों का क्रम क्या था। मगध पे 7 वंश ने राज किया था। मैं इसको अक्सर यूट्यूब पे बताता रहता हूं कि रट लो भैया, रट लो। और कल जिनको जिनको रटा था और एग्जाम देने गए थे उनको फायदा हुआ। इसके लिए 7 राजवंशों में मैं कोड क्या बताता हूं दोस्त, तो कोड रहता है हसीन मासूक सा। आप भी रट लो, हसीन मासूक सा, ये राजवंशों का कोड है, हसीन मासूक सा। और इसको दोस्त ऐसे लेना, इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 ले लेना। अब जरा देखो, हसीन मासूक सा हो गया। अब ह से कौन सा वंश हो जाएगा दोस्त, हर्यक वंश। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, न से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, मां से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश। क्योंकि हो सकता है अभी 4 दिन चलने वाला हो, फिर मगध में क्वेश्चन घूमता रहे। क से दोस्त, क से क्या हो जाएगा, कणव वंश, क से कणव वंश। और सा से सातवाहन वंश, सा से सातवाहन वंश, सा से सातवाहन वंश। याद रहेगा सभी को, हसीन मासूक सा। क्लियर है दोस्त, जरूर याद रखिएगा, इससे आपको 7 राजवंश याद रहेंगे। और अगर इनके लास्ट रूलर का नाम पूछे, आखिरी रूलर का नाम पूछे, उसके लिए भी एक कोड बता रहा हूं, रट लो। हो सकता है ये आपके एनटीपीसी या किसी एग्जाम में काम आ जाए। तो भैया उसके लिए जो कोड बनेगा उसको हरे से लिख दें, उसका कोड बनेगा। अच्छा यहीं पे लिख देता हूं दोस्त, यहां पे लिख देता हूं, वसीम चप्पू वासी, वसीम चप्पू वासी, ये राजाओं का कोड है। हसीन हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सभी लोगों ने क्लियर लिख तो लिया है कोड को ना, नहीं तो मैं मिटा करके दोबारा लिख दूंगा, हसीन मासूक सा और वसीम चप्पू वासी। क्लियर है दोस्त, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये देखो, मॉडर्न इंडिया के युद्धों में प्रवेश कर गए, तो भैया बड़ा सोच समझ के मॉडर्न में जब प्रवेश किए हैं, तो यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। शेयर और लाइक बढ़ते रहना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि शेयर लाइक आप कितना कर सकते हो, एनर्जी और क्वेश्चंस लेवल को आप कितना वैल्यू दे सकते हो। तो प्लीज डू शेयर, शेयर करो दोस्तों, क्योंकि आपके साथ हम हैं। क्लियर है, और आप हमारे दोस्त हो, आपके ही मदद से हम आगे बढ़ेंगे। आज 11 बजे एनालाइजर है, जुड़ना जरूर। एक क्वेश्चन जीएस का एनालाइज कर दूंगा कि इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है। करिएगा दोस्त।
चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? फोर्थ मैसूर युद्ध। भैया पहले याद रखना, इसका मतलब है कि 4 युद्ध हुए हैं मैसूर, तो इसका आंसर तो है दोस्त 1799। जरा रिलेटेड क्वेश्चन देखो दोस्त, मैसूर का फाउंडर कौन? मैसूर राज्य का फाउंडर कौन था? हैदर अली। मैसूर राज्य का फाउंडर कौन था? हैदर अली। ये प्रथम मैसूर युद्ध में मौजूद था, प्रथम युद्ध में मौजूद था और द्वितीय युद्ध में मौजूद था। प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद जब इसने अंग्रेजों से लड़ लिया तो तीसरे युद्ध से इसका लड़का टीपू सुल्तान आ गया, इसका लड़का टीपू सुल्तान आ गया। क्लियर है? टीपू सुल्तान ने तीसरा युद्ध लड़ा और फिर चौथा मैसूर युद्ध लड़ा। इसको आंग्ल मैसूर वार भी कहते हैं। 1799 में लड़ा और इस युद्ध को कहते हैं समटाइम हम लोग श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। श्रीरंगपट्टनम, क्लियर है? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। और इस युद्ध में पूछता है कि टीपू सुल्तान, मैसूर का प्रतिनिधित्व तो टीपू सुल्तान किए, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्त याद रखना, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली, क्लियर है? लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया था। और उसमें यह भी आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजों का तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था, इसने 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में क्या किया था? टीपू सुल्तान की हत्या की थी। एसएससी का क्वेश्चन रहा है, रेलवे का क्वेश्चन रहा है कि टीपू सुल्तान की हत्या किस अंग्रेज ने की थी? याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। यहां से मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन और याद रखो, 2 ही लोग की हत्या पूछता है इतिहास में। 3 लोग, 2 एक्चुअली 3, एक मेडविल में, 2 मॉडर्न में। एक पूछता है इब्राहिम लोदी के बारे में, क्योंकि दोस्त पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसे युद्ध मैदान में मारा था, इब्राहिम लोदी को। तो क्वेश्चन वहां से मेडविल से यह कर देता है कि वह प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध मैदान में हुई थी? जिसकी मृत्यु कहां हुई थी? युद्ध मैदान में हुई थी। तो वो कोई और नहीं, इब्राहिम लोदी था, पानीपत के प्रथम युद्ध में था। यह मेडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है। अब जरा देखो मॉडर्न में किनका किनका पूछता है? 2 लोगों का पूछता है कि टीपू सुल्तान की हत्या किस अंग्रेज ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। और एक पूछता है दोस्त रानी लक्ष्मीबाई का। एक किसका पूछता है? रानी लक्ष्मीबाई जी का। क्लियर है? लक्ष्मीबाई जी, क्लियर है? लक्ष्मीबाई जी का पूछता है। लक्ष्मीबाई जी का तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति में इनको मारने वाला कौन था? 1857 की क्रांति में इनको मारने वाले पर्सन का नाम था ह्यू रोज। क्लियर है? ह्यू रोज नाम था। इनको मारने वाले पर्सन का नाम क्या था? ह्यू रोज। क्लियर है? तो ये जरा सा आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ह्यू रोज। इनको मारने वाले पर्सन का नाम क्या था? ह्यू रोज हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो ह्यू रोज। ऐसे याद रखना यार कि रानी लक्ष्मीबाई रोज के समान सुंदर थी, गुलाब के समान सुंदर थी, तो उनको गुलाब ने ही मारा, ह्यू रोज ने ही मारा। याद रहेगा सभी को, ह्यू रोज। तो ये तीनों आपको याद रखना है, 3 ही पूछता है। एक तो बाबर इब्राहिम लोदी, क्योंकि युद्ध मैदान में मध्यकालीन इतिहास में मरने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को मारा और ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को। इन 3 लोगों का आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? और टीपू सुल्तान से एक क्वेश्चन और करता है। क्या क्वेश्चन करता है जरा उसे भी देख लेना। टीपू सुल्तान जो 1799 का युद्ध लड़ा था, टीपू से एक क्वेश्चन और आता है। टीपू सुल्तान, इससे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो याद रखना, स्वतंत्रता का वृक्ष, ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाने वाले कोई और नहीं, आपके टीपू सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है, एक्चुअली अब कहां लगवाया था? अगर डीप में चला जाए तो याद रखना, जैकोबियन क्लब में। कहां लगवाया था? तो जैकोबियन क्लब के आंगन में। जैकोबियन क्लब क्या था दोस्त? जैकोबियन क्लब उस समय फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस वालों का हुआ करता था, और फ्रांस वालों से, फ्रांसीसियों से और अंग्रेजों से दुश्मनी था। तो फ्रांसीसियों को दोस्त बनाया टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ये फ्रांसीसी लोग मैसूर में एक अपना क्लब खोले हुए थे शाम को खेलने वगैरह के लिए। उस क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब, और उस क्लब में जाकर के एक पीपल का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने, और कहा था जिस तरीके से यह वृक्ष आगे बढ़ता रहेगा उसी तरीके से टीपू सुल्तान की
की स्वतंत्रता भी आगे बढ़ती रहेगी और अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेगी। तो दोस्त ये क्या था, स्वतंत्रता का ब्रिज जैकोबियन क्लब में टीपू सुल्तान ने लगाया था। 1799 श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे मारा था, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। सभी को ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है दोस्त कि दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ। हाँ बिल्कुल, राशिद गाजी साहब, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, उससे फ्रांसीसी समाप्त हो गए थे। और आपका वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, उससे डच समाप्त हो गए थे। दो ये युद्ध बहुत फेमस है, एक 1759 का वेदरा का युद्ध बहुत फेमस है दोस्त, और एक 1760 का वांडीवास का युद्ध बहुत फेमस है। ठीक है, वेदरा के युद्ध से फ्रांसीसी समाप्त हो गए और वांडीवास के युद्ध से आपके डच समाप्त हो गए थे। ये दोनों ही युद्धों में जीता कौन था? तो अंग्रेज जीता था। क्लियर है? वांडीवास, बिल्कुल याद रखना, 1759 वेदरा के युद्ध, फ्रांसीसी समाप्त अंग्रेजों से लड़कर के भारत में, 1760 वांडीवास का युद्ध और आपके अंग्रेज समाप्त। क्लियर है? अंग्रेज समाप्त हो गए थे। भैया लाइक नहीं आप लोग कर रहे हो, लाइक तो करो, कल का लेक्चर इससे शानदार रहेगा, आप एकदम ध्यान रखिएगा। और मैंने जैसा कहा था कि आज हिस्ट्री के 13-14 क्वेश्चन में ही कंप्लीट पढ़ा करके छोड़ूंगा, वो सेशन चल रहा है, वो सेशन चल रहा है। 11 बजे एनालाइजर में जरूर जुड़िएगा और कल सुबह 9 से 10 मेरी क्लास होगी एसएससी अड्डा पे। पूरा कंप्लीट एसएससी सीजीएल का पेपर लेकर के आऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा या उससे भी कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर के आऊंगा। जुड़िएगा जरूर। क्लियर है? जुड़िएगा जरूर। बताइएगा दोस्तों, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई मैं तो बातचीत में ही रह गया, बहुत आंसर करो, मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं, आंसर करिए। 4 स्पर्श गुरु चरण स्पर्श, अच्छा प्रशांत पाटीदार जी खुश रहिए।